मैं आपको ये बताऊंगा कि आप HTML में CSS को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसका जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप CSS को यूज करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं। जिन्हें दो तीन तरीके होते हैं। कल को कौन सा बेटर होता है, कौन सा बेटर नहीं है, किसको यूज करना चाहिए, किसको यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भाई। क्लियर? चलो फिर, अगर हम CSS की बात करें तो CSS को यूज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इनलाइन, दूसरा तरीका होता है इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। तो तीन तरीके होते हैं। पहला होता है इंटरनल इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। इन तीनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। जो सबसे बेस्ट है मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन। मान लो आपको CSS यूज करना है, मान लो पैराग्राफ है, इसमें कोई कंटेंट है, मुझे यहाँ पे CSS को यूज करना है। तो पहला तरीका आपके पास क्या है? इनलाइन। अकॉर्डिंग टू इनलाइन आपको क्या करना है? जो आपने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था ना भाई, उसको यूज करना। दैट्स इट। जो अभी तक आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हुए आए थे वो इनलाइन स्टाइलिंग का ही पार्ट है, ठीक है। COLOR कलर दीजिए, और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आप उसमें जैसा भी आपको फॉर्मेट लगे, आपको लगे बाय नेम, बाय HSL, बाय हेक्सा, बाय RGB, जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको सेव किया, इसको हम ओपन करते हैं तो रेड हो गया। क्लियर? तो आपका क्या हो गया? कलर रेड हो गया। तो आपने जो यहां पे यूज किया था इनलाइन CSS, इसकी मदद से वो कलर रेड हुआ है। समझ में आया? ठीक है। तो हम इसके फायदे की बात करते हैं पहले। सबसे पहले फायदा, अगर आप इसको यूज करते हो, पहले फायदे की बात करूं तो आप CSS को डायरेक्टली यहां पे जाके ऐड कर पा रहे हो। कि अगर आप यहां पे देखो तो डायरेक्टली आप टैग में जाके आप यहां पे स्टाइलिंग यूज कर पा रहे हो। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हो, अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हो तो इसका जो भी आप यहां पे लिखोगे स्टाइल, उसकी प्रायोरिटी हमेशा टॉप पे होती है। एक चीज को छोड़ के जो कि इंपॉर्टेंट, उसको इग्नोर मार रहा हूं। तो जो भी आप यहाँ पे स्टाइल लिखोगे उसकी प्रायोरिटी हमेशा टॉप पे होती है, हमेशा भाई। क्लियर है? तो जो भी आप लिखोगे हमेशा इसकी प्रायोरिटी टॉप पे ही रहेगी। तो ये इसके दो फायदे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला, टैग के अंदर आप डायरेक्टली जाके CSS का कोड लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। दूसरा फायदा, अगर आपको यूज करना है, अगर आप इसको यूज कर रहे हो, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसकी प्रायोरिटी हमेशा टॉप पे होती है, ठीक है। आप इंटरनल लिखो, एक्सटर्नल लिखो और इनलाइन लिखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, एक आपके पास कीवर्ड समझ लो या कुछ भी समझ लो, एक फिक्स रिजर्व वर्ड समझ लो, उसका कुछ मतलब है, उसको हटाकर, ठीक है, उसको हटाकर अगर आप देखोगे तो अगर ऐसे देखोगे नॉर्मली, तो इसमें जो भी आप यहाँ पे CSS लिखोगे उसकी प्रायोरिटी टॉप पे होती है। मतलब आपने इसी कलर को यहां से चेंज करने को बोला और यहां से चेंज करने को बोला, यहां से आपने ब्लू लिखा, यहां से ग्रीन लिखा, यहाँ पे रेड लिखा, तो रेड चल दिखेगा, ठीक है भाई। तो प्रायोरिटी इसकी हमेशा टॉप पे होती है। क्लियर है? तो ये आपके पास है पहला। दूसरा, आप यहाँ पे CSS को डाल इंजेक्ट कर रहे हो, प्रायोरिटी हो गया, और CSS को डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो, ये फायदा हो गया।
अब नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहला नुकसान, मान लो मेरे को एक और पैराग्राफ बनाना पड़ गया। मान लो मेरे को यहां पे एक और पैराग्राफ बनाना पड़ गया और मैं उसके कंटेंट लिखता हूं और मुझे यहाँ पे सेम कलर चाहिए रेड, तो मैं नहीं दे पाऊंगा बाय डिफॉल्ट। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाके स्टाइल, कलर और रेड लिखना पड़ेगा, तब आपको आउटपुट मिलेगा। ये नुकसान है भाई। ठीक है, क्या नुकसान है कि एक सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है। एक चीज बता दूं, अगर आपको 10 बार पैराग्राफ शो करने हैं तो एचटीएमएल को आपको 10 बार लिखना ही पड़ेगा। ये तो लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अगर आप सीएसएस को देखो तो सेम स्टाइलिंग आपको 2 बार लिखनी पड़ रही है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं, एक बार लिखो और मल्टीपल बार यूज करो, रीयूज करो। इसको कहते हैं ड्राई पैटर्न, डू नॉट रिपीट पैटर्न। बीइंग एज अ डेवलपर आपको ऐसा कोड लिखना है जो कोड एक बार लिखो, यूज उसको मल्टीपल बार कर सकते हो। हमेशा इस तरीके के कोड को लिखना पसंद करते हैं और इस तरीके के कोड को लिखिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो बीइंग एज अ डेवलपर हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं जितना हो सके उतने कोड को कम लिख के सेम फंक्शनैलिटी आपको बार बार मिले। अगर एक बार मैंने कोड लिख दिया तो दोबारा उसको रिपीट ना करो। एचटीएमएल को छोड़ के सीएसएस में कर सकते हो, जेएस में कर सकते हो, किसी भी नेटिव लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो उस पर कर सकते हो। तो इनलाइन का पहला नुकसान क्या हुआ, अगर मेरे ने एक और टैग बनाया और इसमें सेम पीस ऑफ मेरे को स्टाइलिंग देनी है तो मुझे दोबारा से स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ रहा है। यहां पे इशू क्या है, पहला हार्ड कोडेड, ये डायनेमिक बिहेवियर नहीं है। डायनेमिक बेसिकली क्या होता है, एक बार चेंज करो उसमें मल्टीपल में रिफ्लेक्शन आ जाए। स्टैटिक मतलब जो हार्ड कोडेड होता है उसका मतलब जो मैंने लिखा है लाइन बाय लाइन जाके चेंज कर रहा हूं, वो फिक्स्ड है। अब इशू ये है पहली बात कि मुझे टैग वाइज कोड डुप्लीकेसी हो रही है। एचटीएमएल को तो भाई 10 बार पैराग्राफ बोले तो 10 बार लिखना पड़ेगा, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो कंटेंट डिस्प्ले होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। आपको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, तो ब्रिक्स तो लेने ही पड़ेंगे ना। कलर को रीयूज कर सकते हो ना, स्टाइलिंग तो चेंज कर सकते हो, स्टाइलिंग को रीयूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ईंट तो आपको लगाने पड़ेंगे तभी तो वर्क करेगा, वही पार्ट वाइज। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका इनलाइन का पहला ड्रॉबैक। अब हम बात करते हैं दूसरे ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक तो हो गया क्या कि भाई आपको यहाँ पे इनलाइन सीएस को अगर सेम पीस ऑफ कोड को दोबारा लिखना है, दोबारा किसी और में चाहिए टैग में या एलिमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके बाय डिफॉल्ट जाके स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। और इससे क्या है, कल को मैंने इसको ग्रीन कर दिया तो भाई यहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पहले वाले में ग्रीन मिलेगा, इसमें आपको रेड मिलेगा। अब यहां पे भी जाके मुझे ग्रीन करना पड़ेगा, तभी दोनों में ग्रीन आएगा। ठीक है, ये इशू है। तो पहला नुकसान आपका ये हो गया इनलाइन सीएसएस लिखने का। जो आपने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था कल, वो इनलाइन सीएसएस का ही पार्ट है। इसके फायदे क्या है, पहला फायदा जाके डायरेक्ट टैग में जाके आप सीएसएस लिख पा रहे हो। दूसरा फायदा, अगर आप यहाँ पे कोई भी कोड लिखते हो सीएसएस का, उसकी प्रायोरिटी टॉप पे होती है। नुकसान क्या है, कल को अगर इसी सीएस स्टाइलिंग को अगर दूसरे टैग में लिखना पड़े तो आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला नुकसान है। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की। अगर आप सीएसएस को देखो, सीएसएस जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं प्रॉपर्टी के अलावा। क्या है, सूडो एलिमेंट्स, की फ्रेम, मीडिया क्वेरी, तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। तो अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी
जस्ट लाइक मीडिया क्वेरी, की फ्रेम, सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, इनको यूज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे बस कुछ ही को यूज करने के लिए। तो दूसरा नुकसान ये है भाई, क्लियर है। अगर हम तीसरे नुकसान की बात करें तो वो है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। क्या होता है पहले मैं दिखाता हूं आपको। मान लो कि मैंने इसको हाइड किया और यहां पे मैंने stripe.com को ओपन किया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है लेआउट, ये आपका दिख रहा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लैपटॉप एप्लीकेशन। अब मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा कम करना चालू कर, यहां पे चेंज हुआ, कोड कुछ फटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, ये थोड़ा हुआ। अब इसके और नीचे जाओगे तो जो इमेज दिख रही वो गायब होगी। इसको क्लिक करोगे तो आपको कंटेंट मिल रहा है, जो आपको नेविगेशन मिल रहा था अब वो दूसरे लेआउट में मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना। उसके बाद इमेज को देखा, नीचे जाओ, इसको देखना, डेस्कटॉप में आपको या लैपटॉप में इस पे चार चार दिख रहे हैं, थोड़ा और कम करो, एक पॉइंट के बाद ये दो हो जाएंगे। है तो कंटेंट ना, यहां पर आपको चार तो नहीं दिख रहे। उसके बाद नीचे जाओ, इसको देखो, एक लाइन ऐसे आ रहा है ना एक लाइन में। अब इसे और कम करो, एक के ऊपर नीचे आ गया। इसे कहते हैं डेस्कटॉप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। अगर आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनाओगे तो आपसे एज्यूम क्या किया जाएगा कि आप यहाँ पे मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप डेस्कटॉप के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाओगे। फिर या तो एक ही कोड को रीयूज करो, सबके लिए बनाओ, ठीक है, यूआई चेंज करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करो, उसे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। या तो अलग अलग के लिए अलग अलग बनाओ, सिंपल सी बात है। जैसे stripe.com.text डॉट आपके पास टैब हो गया, डॉट उसके बाद मोबाइल के लिए एमओबी हो गया, इस तरीके से बनाओ फिर। अब नुकसान यह है कि सेम पीस ऑफ कोड मल्टीपल कोड में, मल्टीपल जगह पे चलेगा। कल को अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में चेंज किया तो मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं दिखेगा, तो जाके आपको करना पड़ेगा। ये एक इश्यू है। और अगर आप इस एट्रीब्यूट की मदद से, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, यूआई डिजाइन कर रहे हो, तो वो ओनली एक ही प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म का मतलब डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो या टैबलेट हो, उसके लिए बनेगा। जनरली डेस्कटॉप और लैपटॉप में सेम ही होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन मोबाइल और टैब में दिक्कत आती है भाई। टैब का विड्थ ज्यादा बड़ा होता है, मोबाइल का थोड़ा कम होता है। जिस वेबसाइट को आप मोबाइल में ओपन कर रहे हो उसी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे ओपन करके देखो, दोनों का कंटेंट सेम रहेगा, हल्का फुल्का चेंज होगा कंटेंट में, यूआई अलग अलग दिखेगा। इसे कहते हैं डेस्क आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। बीइंग एज अ डेवलपर और बीइंग एज अ डिजाइनर, हमें अगर मैं यूआई पे काम कर रहा हूं तो आपको रेस्पॉन्सिव लेआउट देना ही देना पड़ेगा। नहीं तो भाई, अगर आप देखो, आप जब कोड करोगे तो जनरली आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करोगे, राइट। बट अगर आप उसको बनाओगे और जब आप उसको पब्लिश करोगे, वेबसाइट लाइव करोगे, तो होगा क्या, जो क्लाइंट है उसको मेन मोटिव पैसे से मतलब है, उस वेबसाइट क्यों बनवा रहा है, पैसे से मतलब है। और उसका जो मेन यूजर है, जो ज्यादातर यूजर्स है, वो 80 to 90% मोबाइल से आते हैं। और मोबाइल अगर नहीं दिखेगा ढंग से तो सिंपल सी बात है कि कोई वो वेबसाइट ही चेकआउट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाओ तो उसे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाओ। अगर आप डिजाइनर हो तो बोला जाएगा, डेवलपर हो तो बोला जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप अगर डेवलपर हो, आपने पूरी वेबसाइट बनाई है और आपने क्लाइंट को दे दी, और वो मोबाइल मोबाइल में उसका क्रैश करने लग गया, फटने लग गया, यूआई डिस्टॉर्टेड होने लग गया, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस की मदद से जो बनाओगे आप, उससे कोई एरर नहीं आएगा, वो यूआई अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। और जब वो यूआई अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, क्लाइंट जो होगा मोबाइल वाला नहीं आएगा।
डेस्कटॉप वाला आएगा लेकिन मोबाइल वाला नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपने वो डेवलप करके दी है वेबसाइट, फुल्ली फंक्शनल डायनेमिक वेबसाइट बना के दी है, तो भाई वो आपको ही बोलेगा भाई इसको रेस्पॉन्सिव बनाओ। तो हमें एज अ डेवलपर और बीइंग एज अ डिजाइनर, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसको बनाना है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहे हो, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ आना चाहिए, तो आपको डिजाइनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर डिजाइनर हायर कर रखे हो और डेवलपर भी हायर कर रहे हो। डिजाइनर ने तो आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की मदद से टेम्पलेट बना के दे दिया। अब आप उस कोड को रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू में कन्वर्ट करोगे फॉर फ्रंट एंड पार्ट, एसपीए करने के लिए। तो अगर आप उसे करोगे तो हो सकता है कि जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे तो इश्यूज आएंगे। अब आप क्या है कि वो आप जाके दोबारा यूआई वाले के पास जाओगे, वो बोलेगा मेरा काम तो था, मैंने बना के दे दिया। सिंपल सी बात है। तो फिर आप उससे लड़ने लग जाओगे। सिंपल सी बात है कि भाई तूने तो बनाया था, मेरे में नहीं चल रहा ढंग से। होगा। एक तरीका यह है कि उसने बना के दिया है, अगर आप कोई चेंजेस में दिक्कत आ रही है, जिसके जो आपने कोड लिखा है उसके ब्याह में कोई चेंज है तो खुद ही करके दे दो, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर किसी ने आपको काम करके दे दिया, लेट्स से मैं एक डिजाइनर हूं, मेरा काम था आपको टेम्पलेट बना के देना, फुल्ली फंक्शनल बना के दे दिया, और जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो रिएक्ट में, तो वो नहीं, मैं नहीं जानता ना रिएक्ट क्या है। मेरे को तो एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट जानता था मैं, मेरा काम खत्म, मैंने दे दिया। अब तुम उसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हो तुम्हारी हेडेक है। तो वहां पे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको रेस्पॉन्सिव लेआउट या डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं, वो तो डिजाइनर बना के दे रहा है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर को पूरा काम दे देते हैं। एक फिग्मा का यूआई मिलता है कि भाई ये यूआई है, इसको बना के देना, पूरा आपको खुद से बनाना पड़ेगा। एचटीएमएल का कोड आपको लिखना पड़ेगा, सीएस का कोड लिखना पड़ेगा, जेएस का कोड लिखना पड़ेगा, आपको एंगुलर का कोड लिखना पड़ेगा, सबका कोड लिखना पड़ेगा। तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, और उस केस में आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट अच्छा होती है। नहीं तो क्या बोला जाएगा, आप फ्रंट एंड डेवलपर, एक डिजाइन यूआई डिजाइनर है, तो बोल अगर प्रोजेक्ट आ रहा है 1 लाख का, 50% मार्जिन तो कंपनी रखेगी, आपको मिले 30,000, उसको मिलेंगे 20,000, और आपका इंक्रीमेंट होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो आपको डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। डेवलपमेंट फोकस करो, मानता हूं, लेकिन छोटा मोटा जो यूआई फिक्स करने वाला उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीसरी चीज क्या देख लिया हमने, कि ये रेस्पॉन्सिव लेआउट बना के नहीं देता, एक ही प्लेटफॉर्म के लिए बना के देगा। अगर आप कोड करते समय यूआई आप मोबाइल में देख रहे हो, तो भाई मोबाइल के रेस्पॉन्सिव बनेगा, मोबाइल के लिए बनेगा। अगर आप इसको डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो डेस्कटॉप के लिए बनेगा। फोर्थ चीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है, अगर आप कोई भी यूआई बना रहे हो, कोई भी कोड कर रहे हो, तो वो है नीट एंड क्लीन कोड करना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे तुम्हारी सीनियरिटी, तुम्हारे कोड करने का तरीका, तुम कितने अच्छे डेवलपर हो, उन सब के बारे में पता चल जाएगा। अपना कोड देखना, और गिटहब पे या कहीं क्लाउड पे कोई पब्लिकली कोई कोड पड़ा हुआ है उसको देखना। अभी जो आप कोड करोगे वहां पे कोड देखोगे, जमीन आसमान का फर्क होगा। उनके पास नॉलेज भी अच्छी खासी होगी, आपको कोड करने का तरीका पता होगा, काम तो आपको कंपनी में ही करना है, उसको यूटिलाइज आप वहां पे ही करोगे। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हो अपने आप से, तो आप इतना सीख जाओगे कि अगर कल को कोई रिएक्ट पे काम आया तो उसको कैसे करना, स्ट्रक्चर, चाहे कुछ भी बोल लो, वो आप कंपनी सिखाएगी। आप यहाँ तो बस एज आप डिजाइन, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। तो अगर आप कोई कोड करते हो और वो नीट एंड क्लीन कोड है, स्ट्रक्चर्ड कोड है, देखने में भी अच्छा लगेगा, उसको कहते हैं रीडेबिलिटी, रीड करने में आसानी होगी फिर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई बुक पढ़ो, अगर बुक का जो आपके पास टेक्स्ट है वो क्लीन दिख रहा है,
दिखने में अच्छा लग रहा है, फॉन्ट आपके आंखों को नहीं चुभ रहा है, ये भी मैटर करता है। फॉन्ट आंखों आंखों नहीं चुभ रहा, आपको इजीली आप पढ़ पा रहे हो, तो भाई उस वो आपको कहलाता है रीडेबिलिटी। ऐसी आप जब कोड करोगे ना, आप अपने कोड को पढ़ोगे भी, या फिर आपका जो सीनियर होगा या जूनियर होगा जो बाद में उस कोड पे काम करेगा, वो भी उसको पढ़ेगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या कोड लिखा है? तो रीडेबिलिटी की बात आती है। जब रीडेबिलिटी की बात आती है तो वहां पे ये फेल हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? HTML में CSS को डाल रहे हो, HTML का टैग जो है उसके अंदर डायरेक्टली जाके इंजेक्ट कर रहे हो CSS का कोड। इट मीन्स आपके पास दाल और चावल है और दोनों को एक साथ डाल दियो। एक सिंपल सा एग्जांपल। अब बाद में बोल रहे हो कि भाई इसमें से दाल को अलग करो और चावल को अलग करो, करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। पहली चीज ये थी। दूसरा, रीडेबिलिटी के साथ मेंटेन करना। अगर मैंने कोई कोड लिखा है, मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और उस कंपनी में मैं काम करते हुए टाइम हो गया, मैंने बहुत सारे कोड लिखे होंगे। अब वहां पे दो सिचुएशन है, उस कंपनी को छोड़ दिया। जब मैं उस कंपनी को छोड़ दूंगा तो मेरे कोड के ऊपर कोई और भी काम करेगा ना, तो उसे कहते हैं मेंटेन करना। मेंटेन में फीचर्स अपग्रेड भी हो सकते हैं और जो बग्स आ रहे हैं उसको फिक्स करना भी होता है। तो अगर आप मेंटेन करना चाहते हो कोड, डिजाइनिंग पार्ट, और आप इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो, तो आपका सर दर्द हो जाएगा। सिंपल सी बात कह रहा हूं। अभी आपको लग रहा है कि हाँ भाई डायरेक्टली लिख तो दिया, कोई दिक्कत आ तो नहीं रही। दिक्कत आएगी फ्यूचर में। हमेशा जो कोड करो वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव कोड करो, तभी आप बेहतरीन डेवलपर कहलाओगे या डिजाइनर कहलाओगे। क्योंकि कल को अगर उस कोड पे किसी और ने काम किया और कुछ फीचर्स में चेंजेस करे और वो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा जिस कोड को आपने किया था, तो भाई आपकी वो वाहवाही करेगा, आपको अप्रिशिएशन करेगा। अगर आपके मैनेजर ने उस कोड को देखा तो भाई आपका इंक्रीमेंट पक्का। क्योंकि जो जाता है ना वो आपके मैनेजर के थ्रू ही जाता है, आपका फीडबैक। अगर आपका फीडबैक प्लस पॉइंट में जा रहा है, कम HR पूछती है कि भाई 1 साल के बाद इसको कंपनी हमारी कंपनी के लायक है कि नहीं। सिंपल। ठीक है। HR क्या कहती है, इसको कहीं और ट्रांसफर नहीं करना कहीं पे, मतलब ऐसा इसको जॉब से नहीं निकालना, क्योंकि हमारे लिए एसेट है, गुड एसेट है। कल को अगर ये कहीं जाना चाहता है तो बता भाई तेरी सैलरी कितनी है, हम देंगे उतना। ये होता है भाई कंपनीज में। अगर अच्छा एम्प्लॉय है, जैसे एक एम्प्लॉय को अच्छा कंपनी नहीं मिलता, मैं एज अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो कंपनी के कुछ लूप होल्स भी होते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी अच्छी नहीं होती एज पर एम्प्लॉय के बेस पे, बहुत सारी एम्प्लॉयज भी अच्छे नहीं होते कंपनी के बेस पे। ठीक है। तो एम्प्लॉय, कोई भी कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉयज को जाने नहीं देती। ठीक है। वो तभी मैटर करता है जब आपका सीनियर बताएगा। ठीक है। तो आपके कोड से पता चलेगा कि आपको कितना आता है, चाहे कोई भी हो, मैं हूं कोई भी है। अगर आप कितना भी बोल लो, अगर आप नीट एंड क्लीन कोड कर रहे हो तो भाई सिंपल सी बात है, आपका जो भी आप सीनियर होगा वो बहुत रेयरली आपको जाने देगा। अगर आपकी XXX सैलरी मिल रही है, मतलब जितना आपके पास यहाँ पे उसे ट्रिपल मिल रही है, तो भाई कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर बोल देगी जाओ। लेकिन अगर जो कंपनी में काम कर रहे हो उससे 50% 60% आपको ज्यादा हाइक मिल रहा है, तो भाई बोलेगी नहीं देती, तो यहीं रुक जाओ। बिकॉज मैटर करता है। तो वहीं पे ये चीज आती है आपकी कोड रीडेबिलिटी, कोड मेंटेनेबिलिटी। तो कितना अच्छा आप कोड करते हो। ठीक है। एप्रिसिएशन मिलेगा, जूनियर हमेशा आपकी इज्जत करेगा, वरना जूनियर गाली देगा। मैं साफ कह रहा हूं। कंपनी में चलता है, तुम भी मुझे बोलोगे। कल को मैंने दो चार चीजें गलत पढ़ा दी जो मुझे नहीं आती, मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा होता है, और जाके तुम चेक कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, हो जा रहा है, तो तुम गाली दोगे मुझे। ये होता है। वैसे ही आप जब आप सीनियर से काम करोगे और सीनियर आपका अच्छा है, आपके साथ वेल कोऑर्डिनेटेड है, आपको सब चीज सिखा रहा है,
विद आपके साथ काम कर रहा है तो आप उसकी इज्जत करोगे। तो आपका जो कोड होता है ना, लिखने का तरीका, वो मैटर करता है भाई। तो कोड को हमेशा ऐसा बनाओ कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव वेबसाइट बने, जो भी आपको कोड बने। कल को अगर कोई कोड देखे, उसको देखने में अच्छा लगे, उसको पढ़ने में अच्छा लगे, उसको इजी टू मेंटेन, और इन सब बातों पे स्टाइल एट्रीब्यूट खड़ा नहीं उतरता, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते। अगर आपके पास कोई चीज है, मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसके एडवांटेज एक दो है, डिसएडवांटेज ज्यादा है, तो भाई आप उसको यूज करना पसंद नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। वही चीज यहां पर, इसके एडवांटेज में क्या है, प्रायोरिटी टॉप पे है, और आप डायरेक्टली कोड में जाके इंजेक्ट करके कोड लिख सकते हो, दैट्स इट। और कोई फायदा नहीं है इसका, नुकसान ज्यादा है। तो अगर आप इनलाइन सेल्स लिखते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा अभी से लो, क्योंकि हमारी आदत होती है, जैसे जैसे हमारी आदत बढ़ेगी, जो हमें आदत लग जाती है, हम उसी को यूज करना पसंद करते हैं। हाँ, टेस्टिंग पर्पस के लिए करो। जैसे आप कोई कोड है, डिजाइन है, उस पर अगर आपको वन टाइम में टेस्ट करना है तो आप कर लो। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे कलर चेक करना है भाई, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इनलाइन स्टाइलिंग का ही पार्ट है। मैंने इसको कलर कर दिया, लेफ्ट से ब्लू कर दिया, भाई अच्छा लग रहा है, इसके लिए करो। फिर बाद में आप इसको यहाँ पे ऐसे मत लिखो, कहीं और तरीके से लिखो। टेस्टिंग पर्पज के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ना के बराबर यूज कीजिएगा। क्लियर है? चलो जी। इससे पता फायदा क्या होता है? आपका फायदा, आपको नॉलेज मिल रही है, कोड सेग्रीगेटेड है। दूसरा, जिसको आप कोड दे रहे हो ना, उसका टाइम नहीं बच टाइम टाइम बच जाता है। सिंपल कह रहा हूं। उसका टाइम बर्बाद करोगे तो भाई तुम वो हाथ छोड़ देगा तुम प्रोजेक्ट से। मान लो आपने कोड ऐसे लिखा हुआ है गंदा सा, वो कोड किसी और को मिला, तो अगला बंदा छूटते बोलेगा, आपसे बात नहीं करेगा, फिर वो डायरेक्ट आपके मैनेजर से बात करेगा, होगा सर मुझसे नहीं हो पाएगा इसको काम। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है ना, एक ही तो प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर टैग को या एलिमेंट को सीएसएस करने के लिए मिनिमम 3 लाइन और मैक्सिमम कितने कोड लिखने पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे एक ही लाइन होगा, मल्टीपल होंगे। और जितना कोड पर्टिकुलर मैंने किया, मान लो मैंने इनलाइन स्टाइलिंग को पूरा सीएस लिख दिया, मैं जब आपको कोड दूंगा ना, मुझसे दुगना टाइम लगेगा आपको उसको सही करने में। क्योंकि मेरी मैथोलॉजी, मैंने जो दिमाग में सोचा है, उसको मैंने कोड में उतारा। फिर आपको पहले मेरी मैथोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे डबल टास्क, इसीलिए इसको इग्नोर मारिए। क्लियर? कोई डाउट? अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो है आपका इंटरनल। जो भी ड्रॉबैक्स, जो भी ड्रॉबैक आपके इसके हैं, जो कॉन्स इसके हैं, वो इसके एडवांटेजेस हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूं और यहां पे एक पैराग्राफ लिखता हूं, कुछ कंटेंट लिखा। अब इसको देखते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर क्या है? ब्लैक। अब मुझे यहाँ पे इंटरनल सीएसएस लिखना है, इनलाइन नहीं। तो अगर आपको इंटरनल सीएसएस लिखना है तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट मिलता है, इसका नाम है स्टाइल। टैग जैसा होता है ना, वैसे वो भी है, एलिमेंट ही है। मैं उसको जनरली हेड के अंदर लिखना पसंद करता हूं, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ब्राउजर इतना स्मार्ट है कि वो एग्जीक्यूट कर देगा, आप जहां पे मन करे वहां लिख दो। लेकिन जनरली जितने भी सीएसएस के कोड्स होते हैं ना, उसको आप हेड में लिखिए। ठीक है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ये कन्वेंशन है। फ्यूचर में मान लो आप डेवलपर हो, आपके जूनियर ने कोड लिखा था बॉडी में, एरर आ रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी, आपको पता है कि सीएसएस का कोड हेड में होना चाहिए, और आप हेड में जाके ढूंढने लग जाओगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी आप काम करो इंटरनल सीएसएस में, तो हमेशा हेड में जाके कोड लिखो। अब मैंने यहां पे लिखा स्टाइल। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड करूंगा, वो एक्चुअल में सीएसएस का कोड होगा, एक्चुअल में सीएसएस का कोड। इसके अंदर ना ही मैं कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकता हूं, ना ही मैं यहाँ पे
कोई टैग को यूज कर सकता हूं या एलिमेंट को यूज कर सकता हूं। इसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो सीएसएस का कोड रहेगा। तो फिर क्या करें, लिखते हैं। अब ये आपका HTML है और यहां पे आपको यहां पे क्या करना है, इस टैग को या एलिमेंट को सिलेक्ट करना, क्योंकि इसके ऊपर मुझे चेंजेस करने हैं, इसका कलर चेंज करना है भाई। तो अगर आपको ये काम करना है तो इसके लिए होता है सीएसएस में सिलेक्टर्स, जो आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। अगर हम कोर की बात करें, जो कोर सिलेक्टर्स की बात करें, उसमें आता है एक आपका टैग या एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा होता है आईडी सिलेक्टर, तीसरा होता है क्लास सिलेक्टर, एक और होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा टैग सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर आगे पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको यहाँ पे टैग के थ्रू सिलेक्ट करना है या एलिमेंट के थ्रू सिलेक्ट करना है, तो आपको जो भी आपके पास यहाँ पे टैग या एलिमेंट है उसका जो नाम है, यहाँ पी नाम है ना, यहाँ पी लिख दो, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट देना कंपलसरी। क्या देना कंपलसरी है? करली ब्रैकेट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बता दूं मैं, अगर आप C++ जावा से बैकग्राउंड से हो, उसका एक सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका, चाहे जावास्क्रिप्ट हो चाहे कोई भी हो, हर एक लैंग्वेज को लिखने का तरीका होता है। अगर आप उस लैंग्वेज के तरीके के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, वो आपको एक एरर देता है, बताता है आपने गलती कहां करी है, रेड रेड में देता है। HTML से तो कुछ नहीं दिखता। सबसे बड़ी दिक्कत एज अ फ्रेशर, अगर मैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहां पे तो देखने को मिल रहा है कि भाई एरर आ रहा होगा, अगर मैं नोटपैड में लिखूंगा ना तो दिखेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। और मैं यहां देखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये JS का कोड होता है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, दैट्स इट। ये एक इशू है, आपको रन टाइम में देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारा मेन काम होता है ब्राउजर में जाके चेक करना। तो इसीलिए करली ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है, इसको भूलना मत। कोई भी काम करो, करली ब्रैकेट लिखना कंपलसरी। उसके बाद COLOR कलर, जो कल पढ़ा था हमने, और इसको मैं रेड दे रहा हूं, बाय नेम दे रहा हूं मैं पढ़ने की परस्पेक्टिव। अब आप आउटपुट देखें, क्लियर है? अब मैं इसको 2 बार लिखता हूं, लेट्स। कोड मैंने एक बार लिखा था ना, कोड एक बार लिखा, काम दोनों में हो गया, ठीक है। कोड मैंने एक बार लिखा, अप्लाई दोनों में हो रहा है। तो अभी जो स्टाइल एट्रीब्यूट में देखा था कि अगर मेरे पे 2 टैग हैं और दोनों टैग में मुझे सेम स्टाइलिंग चाहिए, तो दोनों में स्टाइल एट्रीब्यूट मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहां पर आपने क्या किया, एक जगह कोड किया और मल्टीपल में आपको मिल गया, तो कोड एक जगह, मल्टीपल बार रीयूज। देखो CSS की मदद से ये काम कर सकते हो आप, लेकिन टैग में अगर आपको 10 बार पैराग्राफ दिखा दो, 10 बार पी टैग लिखना ही पड़ेगा। हम यहां से कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, पहला क्लियर। दूसरा, अगर आप यहां पे यूज कर रहे हो CSS को, मैं एक चीज बता दूं भाई, कि आप यहाँ पे CSS की सारी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते, सारी की सारी जो आपको मिलती है, जो CSS 3 में मिलता है, की फ्रेम, मीडिया क्वेरीज, ट्रांजिशन, सब कुछ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये दूसरा फायदा हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे फायदे की। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ यूज कर सकता हूं, तो यहां से मैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ही बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी की मदद से आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। मीडिया क्वेरी के पहले नहीं, जब मीडिया नहीं क्वेरी नहीं था, तो JS की मदद से करते थे हम लोग। लेकिन JS इतना फ्लेक्सिबल नहीं था जितना मीडिया क्वेरी फ्लेक्सिबल है। फोर्थ पॉइंट, मेंटेन करना और रीड करना।
अब आपको ये अलग मिल रहा है और ये अलग मिल रहा है, तो यहां पे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। रीडेबिलिटी बढ़ गई तो आप मेंटेन कर इजी मेंटेन कर सकते हो। क्लियर है? कैसे कि मैंने इन दोनों का कलर ग्रीन करना था, तो यहां जाके ग्रीन कर दिया। क्लाइंट ने बोला ग्रीन कर दो भाई, तो मैंने ग्रीन कर दिया। जितने भी टैग या एलिमेंट है सब में ग्रीन हो गया ना, एक बार चेंज किया सब में आ गया, तो यहाँ पे मेंटेन करना इजी हो गया। तो ये फायदा हो गया। अब ये थे इसके चार फायदे मोटे मोटे तौर पे। तो अगर इसके फायदे ज्यादा है तो एक्सटर्नल क्यों आया, क्वेश्चनाइज होता है। इसके दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि अगर आप सीएसएस को यूज कर रहे हो, मान लो एक टैग है आपके पास, एलिमेंट है, इसको स्टाइलिंग करने में मिनिमम 3 लाइन लग रहे हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। ये एक था, ठीक है। मान के चलो आपने 10 टैग यूज करे अलग अलग, और 10 में 60-60 लाइन लग रहे हैं सीएसएस की। उससे आपकी क्या होगी, लेंथ बढ़ जाएगी एचटीएमएल फाइल की, पहली बात। क्लियर है? तो इसके दो ड्रॉबैक्स है। पहला, अगर मल्टीपल पेज हो तो भाई दिक्कत आएगी सीएसएस में। दूसरा, एक पेज के अंदर एचटीएमएल के अंदर ही आप कोड लिख रहे हो सीएसएस का, तो कोड लेंथी हो जाता है। ये नुकसान है, इसीलिए इसको यूज करते हैं लेकिन कम यूज करते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब एक्सटर्नल बचा है, इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे, तो इसको देखेंगे हम कल।